हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ की बात की थी, जो कि हमने वाष्पशील विलायक और वाष्पशील विलेय के लिए देखा था। आज के सेशन में आगे उसको पढ़ेंगे और साथ ही वाष्पशील विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय आ जाता है तो फिर किस प्रकार से आपका नियम बनेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है आपका विलयन। बहुत कुछ आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। विलयन होता क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन को समांगी मिश्रण को ही आपका विलयन भी कहा जाता है। कई समांगी मिश्रण आपने आपके आसपास देखे होंगे, ठीक है। इसके दो घटक होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलायक आपका कौन सा होता है? जो अधिक मात्रा में होगा। विलेय आपका कम मात्रा में होता है। सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार, तो तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, ठीक है ना। देन आपने सांद्रता के बारे में पढ़ा। विलेय की मात्रा है, कम ज्यादा हो सकती है। और मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करते हैं, जहां पर विलेय बहुत कम होता है आपका। मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे कहा जाता है, मोलों की संख्या का अनुपात होता है जो। मोलरता, मोलैरिटी, इसके अलावा मोलैलिटी, ये हमने पढ़ा था। इन सब के हमने न्यूमेरिकल देखे थे। देन हमने विलेयता की बात की थी। किसी भी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितनी मात्रा में भी विलेय आपका घुल रहा है वो उसकी विलेयता होगी। इसको अलग अलग फैक्टर्स आपके प्रभावित करते हैं। फिर हमने ठोसों की द्रव में विलेयता देखी थी, गैसों की द्रव में विलेयता देखी। गैसों की द्रव में विलेयता में हमने उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट लॉ आता है हेनरीज लॉ, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। जहां पर उन्होंने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा दबाव बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में गैस वहां पर घुलेगी। यही हेनरी ने बोला था। बहुत सिंपल लॉ है। इसके हमने कई न्यूमेरिकल भी देखे थे। वाष्प दाब के बारे में पढ़ रहे थे हम। द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, और दो वाष्पशील द्रवों के लिए हम राउल्ट के नियम की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, जहां पे दोनों ही आपके क्या है, दो वाष्पशील द्रव है, यानी विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी आपका वाष्पशील है। तो आपने क्या किया था, एक को आपने 1 मान लिया था, एक को 2 मान लिया था आपने। और इस प्रकार शुद्ध अवस्था में एक का वाष्प दाब P1 नॉट होगा, और शुद्ध अवस्था में जो अवयव नंबर 2 है आपका, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, 1 और 2 दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, और मिलाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विलयन में उनका जो प्रेशर था, वाष्प दाब था, वो बदल रहा है। और वो किस प्रकार से बदल रहा है? आपने बोला 1 के लिए P1 हो जाएगा और 2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा विलयन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 का मोल प्रभाज आपने x1 माना और 2 का क्या माना, x2 माना, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए हमने फिर राउल्ट के नियम को समझा कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं? यानी जब आपने विलयन बना लिया है तो विलयन बनाने पर जो उनका आंशिक वाष्प दाब आएगा दोनों घटकों का, ठीक है, वो उनके मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो इसलिए P1 के लिए हमने क्या निकाला, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, यानी P1 क्या है, x1 के समानुपाती है, और P2 क्या है, x2 के समानुपाती है। ओके, क्या आया था आपका, P1 x1 के और P2 क्या है, x2 के समानुपाती है, ठीक है, ये आ गया था। अब हम P1 और x1 की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट इंटू x1, ठीक है, और P2 इज इक्वल टू आ जाएगा
P2 नॉट इंटू X2। ओके, ये आ गया, समझिए। अब क्या है, P1 और P2 आपके पास है। डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है उसके अनुसार आप क्या कहते हैं कि जो भी विलयन है आपका, ठीक है ना, उसका जो आपका कुल दाब होगा, किसी भी पात्र में आपने जो विलयन रखा है उसका जो कुल दाब होगा, उसके जो विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनके आंशिक दाब का जो योग होगा ना उसके बराबर होगा। यानी डाल्टन ने क्या कहा, विलयन अवस्था का कुल दाब उसको हम P टोटल मान लेते हैं। विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझिए, दो चीजों पे ध्यान देना है। विलयन का कुल दाब जो है, ठीक है, जिसको हमने P टोटल बोला है या P कुल आप उसको लिख सकते हो। P टोटल जो है आपका वो क्या है, विलयन में जो अवयव है, अवयव क्या थे, 1 और 2 ही था, जिसको आप नंबर 1 बोल रहे हैं, नंबर 2 बोल रहे हैं, वही दो घटक हैं आपके उसमें। उनके जो आंशिक दाब है विलयन में, ठीक है, शुद्ध अवस्था में उनके जो भी दाब रहे होंगे, लेकिन जो आंशिक दाब उनका विलयन में है उसके योग के बराबर होता है। यानी विलयन का आंशिक दाब क्या था आपका, बताओ, P1 और P2 था, ठीक है। तो P टोटल जो होगा आपका, क्या कहा मैंने, P टोटल आप इसे कह रहे हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आंशिक दाबों के योग के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्या कहा गया। अब देखो P1 और P2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो तो आपके पास P1 और P2 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 आपकी ये आई है इसमें 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में P1 व P2 का मान रखने पर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या, कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, ठीक है ना। क्या था आपके पास, शुद्ध अवस्था में दोनों का अलग अलग दाब था जिसको आपने P1 नॉट और P2 नॉट बोला, ठीक है। फिर आपने कहा शुद्ध अवस्था में 1 और 2 थे, एक आपका सपोज पानी था, 2 आपका क्या था, आपका सॉल्ट था सपोज, ठीक है ना। तो दोनों को आपने मिक्स कर दिया, वाष्पशील द्रव रहे होंगे, दोनों द्रव ही था, दूसरा भी तो सॉल्ट नहीं बोलेंगे, कोई और द्रव रहा होगा, तो दोनों को मिला दिया आपने, ठीक है। जब मिलाने पर विलयन बना तो विलयन में क्या हुआ बच्चे
दोनों के वाष्प दाब आए लेकिन आंशिक वाष्प दाब हम उनको बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, P1 और P2 हो गए। तो शुद्ध अवस्था में जब पानी अकेले था तब उसका P1 नॉट था वाष्प दाब। जब अकेले दूसरा आपका कोई अवयव था, कोई द्रव था, जब वो अकेले शुद्ध अवस्था में था, सपोज कोई अल्कोहल था आपका, मिथेनॉल ले लो, ठीक है, वाष्पशील द्रव है, तो उसका आपका अपना वाष्प दाब था P2 नॉट, जब वो अकेले था। फिर आपने क्या किया, पानी और अल्कोहल दोनों को मिक्स कर दिया। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो उनके अब नए वाष्प दाब आए, जिनको आप आंशिक वाष्प दाब बोल रहे हैं, P1 और P2, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया कि राउल्ट का नियम कहता है कि P1 समानुपाती होगा X1 के, यानी 1 जो अवयव है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसी प्रकार दूसरे के लिए भी आएगा। तो ये इक्वेशन आई, फिर आपने इनको आगे क्या कर लिया, आगे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। फिर आपने कहा कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार क्या होता है कि जो टोटल दाब होता है, कुल प्रेशर जो होता है, वो अवयवों के आंशिक दाबों का योग होता है। तो यानी P टोटल आपका हो जाएगा P1 प्लस P2। क्लियर। अब क्या किया गया, P1 और P2 की वैल्यू रखी गई। P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 कहा तो P1 की वैल्यू क्या है आपकी, P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 की क्या है, P2 नॉट इंटू X2। क्लियर। रीअरेंज कर सकते हैं इसको, रीअरेंज करेंगे, या फिर X1 को आप पहले ले लो जैसे, तो P टोटल इज इक्वल टू X1 P1 नॉट, चलिए P2 की वैल्यू क्या थी, X2 इंटू P2 नॉट हम लिख देते हैं, ठीक है। कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं, हमने जब मोल प्रभाज पढ़ा था या मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम जानते हैं कहाँ से, मोल प्रभाज से। आपने क्या बोला था, किसी भी विलयन में, ठीक है, जो मोल प्रभाज का योग होता है कंपोनेंट्स का, वो किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि इस विलयन में 2 ही घटक हैं और दोनों का आपके पास मोल प्रभाज है, तो दोनों का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, X1 और X2 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। हम जानते हैं X1 प्लस X2 का वैल्यू कितना होता है, हम जानते हैं X1 प्लस X2 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी उन दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से X1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, X1, अब ये X2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस X2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई, 4 मान लीजिए इसको। अब आप समीकरण 4 में X1 का मान रखने पर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, X1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस X2 आ जाएगा, 1 माइनस X2 इंटू P1 नॉट प्लस X2 इंटू P2 नॉट। क्लियर, ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे, P1 नॉट की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 1 से भी X2 से भी क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस PX2 प्लस X2 P2 नॉट, ठीक है ना। फिर आप इसको रीअरेंज कर लोगे पूरा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कुल दाब जो होगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। क्लियर।
इस इक्वेशन को आपको क्या समझ आ रहा है कि जो मोल प्रभाज है उसके टर्म में हम दाब को व्यक्त कर सकते हैं और अवयव में से किसी के भी मोल प्रभाज में हम वो व्यक्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ तो हमने x1 की वैल्यू ले ली थी, अगर हम इस इक्वेशन में हम इसको दूसरी तरह से भी तो लिख सकते हैं। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम दूसरी तरह से लिख लें, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो जाएगा। तो फिर हम x1 की टर्म्स में, यानी मोल प्रभाज जो किसका होगा, नंबर एक अवयव का होगा आपका, उसकी टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रेशर को ले सकते हैं। क्लियर? तो यानी किसी के भी टर्म्स में आप मोल प्रभाज को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैं इससे, जैसे किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी भी अवयव के मोल अंश से या मोल प्रभाज से, मोल फ्रैक्शन से आप कोरिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ x2 से किया तो आप x1 से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आपका वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में एक आरेख भी आप बना सकते हैं। ये मोल अंश है आपका, x का मान। ठीक है? कोई भी विलयन है आपका, उसके लिए P1 और P2 आपका x1 तथा x2 के अगेंस्ट आप क्या करोगे, एक आलेख बनाओगे। ठीक है? रेखीय आलेख। जब x1 और x2 का मान 1 होगा, देखो x1 का मान 1 हो गया है अगर, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है ना, x1 प्लस x2 आपका 1 आना चाहिए। तो जब x1 अकेले 1 हो गया है तो आपका x2 0 हो जाएगा। अगर x2 1 हो गया है तो फिर x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी दो x1 इज इक्वल टू 1, तो वहां पर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? और x1 अगर आपका 0 हुआ तो इसका मतलब x2 क्या है, 1 है। क्लियर? जब आपका x1 व x2 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो जो आपकी रेखाएं बनेंगी वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आपकी जाएंगी। ठीक है? और कहां पर, बिंदु P1 नॉट और P2 नॉट से होकर गुजरती हैं। इसी प्रकार जो आपने P टोटल की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, उसका x2 के विरुद्ध आलेख आपका थर्ड लाइन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड आपकी किस प्रकार से आएंगी, पहले वो देख लीजिए। ये आपका सेकंड है जो कहाँ आ रहा है, P2 नॉट पे। जब आपका x2 क्या है, 0 है, x1 आपका 1 है। ये आपका क्या है, फर्स्ट। ये पॉइंट कौन सा है, P1 नॉट। ओके? और P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, ये वाला, ये आपका थर्ड, जो कि क्या है, PT में इसको लिख लेती हूँ, टोटल P1 प्लस P2 है आपका। ओके? P1 और P2 कहाँ से आएगा, जहां आपने ये फर्स्ट लिया है P1 नॉट वाला, तो P1 की वैल्यू यहां से आएगी, P2 ये है। तो इस प्रकार P टोटल जो आपने x2 के विरुद्ध आलेख भी यहाँ पर रेखीय होता है, जो आपने रेखीय दिखा दिया है यहाँ पर। इसके बाद P टोटल का जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम मान जो होगा, न्यूनतम मान जिसे आप कहेंगे, वो P1 नॉट का तथा अधिकतम मान P2 नॉट है। ओके? यहाँ घटक A घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। समझ रहे हैं? अर्थात P1 नॉट क्या हो जाएगा आपका, लेस देन P2। यानी शुद्ध अवस्था में जो एक अवयव था आपका, नंबर एक अवयव जिसको आपने माना था, उसका जो वाष्प दाब था वो शुद्ध अवस्था में दूसरे नंबर के अवयव के वाष्प दाब से कम है। क्लियर?
अब जब हम विलयन की बात करते हैं, ये तो हमने शुद्ध अवस्था की बात की, P1 नॉट और P2 नॉट क्या थे, शुद्ध अवस्था में थे। लेकिन जब हम विलयन की बात कर रहे हैं तो तब हम उनके आंशिक दाबों की बात करते हैं या अवयव जो हैं उनके आंशिक दाबों की बात करते हैं। तो विलयन के साथ साम्य अवस्था में जब हम उनका वेपर फेज देखते हैं तो उसके संगठन का जो आप को डिटरमाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, अवयवों के आंशिक दाबों से करते हैं, यानी जो P1 और P2 था उससे करेंगे। यदि Y1 और Y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश, हमने क्या माना, वाष्पीय अवस्था में क्या माना बच्चे, वाष्प अवस्था में अवयव 1 का मोल अंश सपोज Y1 है, ठीक है, और उसी वाष्प अवस्था में अवयव 2 का मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन सब एक ही है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोल अंश Y2 है। क्लियर? तब यहां पर भी आप डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करेंगे। P1 इज इक्वल टू Y1 और P टोटल इंटू P टोटल, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा Y2 इंटू P टोटल, ठीक है। और इन जनरल आप क्या लिख सकते हो, PI इज इक्वल टू YI इंटू P टोटल, ओके। तो जो मैंने ये ब्रैकेट में डाले हैं ये इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, ओके। अब आपका क्या हो गया है, पहले आपने दोनों को वाष्पशील बताया था, यानी दोनों गैसियस फेज में जा रही थी, वेपर्स बना रही थी। यहाँ पर आपका विलायक जो होगा वो तो वाष्पशील होगा लेकिन विलेय अवाष्पशील होगा। चूंकि विलेय आपका अवाष्पशील होगा तो उसको वो क्या करेगा, वो विलायक के वेपर्स प्रेशर पे भी अफेक्ट करेगा, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ को और अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर आने वाले सेशन में हम राउल्ट लॉ की ही बात करेंगे, जहाँ पर अब आपका विलायक वाष्पशील है लेकिन उसमें मिलाया जाने वाला विलेय अवाष्पशील है। यानी एक तो आपका वेपर बना रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, लेकिन दूसरा आपका वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा, और वो साथ ही क्या करेगा, जो दूसरा अवयव है यानी कि विलायक जो यहाँ पर है उसके वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि सतह पर आप अब क्या हो गए हैं, विलायक के अतिरिक्त विलेय के भी आपके अणु आ चुके हैं। अतः इसलिए आप क्या करेंगे, अच्छे से इसको पढ़कर आएंगे, और कोई भी डाउट होगा अभी तक आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।